अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरा कोरिया के सफ़रनामे का तीसरा हिस्सा है। जैसा कि कल मैंने बताया, हम लोग जब चाइना एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचे, चूँकि चाइना एक बहुत बड़ा मुल्क है और सबसे ख़ास बात यह है कि चाइना के जो रूल्स रेगुलेशंस है, चाइना के जो कायदे क़वानीन हैं, वो बाकी मुल्कों से बिल्कुल हटके है। चाइना में जो पाबंदियां हैं आपको दूसरे मुल्कों में नहीं देखने के लिए मिलेंगी। जब आप चाइना में लैंड करते हैं उससे पहले ही बहुत सारी चीज़ों का वो लोग ऐलान कर देते हैं। आप चाइना के एयरपोर्ट पे तस्वीर नहीं ले सकते, आप चाइना के एयरपोर्ट पे वीडियो नहीं बना सकते, आप चाइना के किसी मुलाजिम के साथ में ज़ोर से बात नहीं कर सकते, आप किसी भी शहरी के साथ में कोई गलत बिहेवियर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं आपके ऊपर चाइना के कानून के एतबार से कार्रवाई की जाएंगी, वो पहले ही ऐलान कर देते हैं। अब चाइना में जब हम लोग दाखिल हुए तो वो मैंने वाकई में भी देखा, वहाँ पे महसूस किया। वहाँ के एयरपोर्ट के ऊपर एयरपोर्ट को उन्होंने इतना हाईटेक बनाया हुआ है। अच्छा, वो छोटा मोटा एयरपोर्ट नहीं है। वर्ल्ड के जो टॉप 10 एयरपोर्ट है, वो टॉप 10 एयरपोर्ट के अंदर बीजिंग एयरपोर्ट का शुमार होता है। जैसे ही हम लोग वहाँ पे उतरे, उन्होंने हमको ट्रांसफ़र वालों को अलग कर दिया। अब अलग के लिए हम लोग जब पहुँचे तो वहाँ पे जगह जगह पे ऑटोमेटिक मशीनें लगी हुई थी, जिसमें अपना पासपोर्ट डालिए, उसको स्कैन कीजिए। उसके बाद में स्कैन करने के बाद फिर आपका जो टिकट है, जो बोर्डिंग पास है आपका, उसको भी आपको वहाँ पे स्कैन करना है ऑटोमेटिक। वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, एक आदमी सिर्फ एक काउंटर के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी उन लोगों के लिए जो माजूर है, बुजुर्ग है, अपने हाथ से नहीं कर सकते। बाकी आपको अपने हाथ से करना है। अभी जैसे मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर इमिग्रेशन में मैं समझता हूँ कम से कम 70 काउंटर बने हुए हैं और हर एक के ऊपर आदमी बैठा हुआ है। वहाँ पे कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, उन्होंने मशीनें लगा दी हुई है और मशीनें ऐसा काम करती है, जब तक आप अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा और आप अपना टिकट, जो बोर्डिंग पास है, उसको स्कैन नहीं करते, सामने एक कांच का दरवाज़ा बना हुआ है, वो ओपन नहीं होता। आपने गलत किया था, फ़ौरन स्क्रीन पे आएगा, उसको पासपोर्ट को ऐसा नहीं ऐसा रखी है, बोर्डिंग पास ऐसा नहीं ऐसा रखी है। वो सब जब आपने फॉर्मेलिटीज़ की, उसके बाद वो सामने का डोर ऑटोमेटिकली ओपन होगा। मैं सोचने लगा कि चाइना के अंदर, आपको मैं पहले एक बात बता देता हूँ, आपको लगता होगा चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी आबादी है, तो चाइना में बेरोज़गारी की शरह बहुत ज़्यादा होंगी, वहाँ के लोगों के पास काम धंधा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अब मैं आपको आगे का फैक्ट बताता हूँ। चाइना ने ये सारी मशीनरीज़ और ये सारी टेक्नोलॉजीज़ और इस तरीके के जो ऑटोमेटिक सिस्टम है, वो क्यों बनाए? वो इसीलिए बनाए कि चाइना की आबादी इतनी बड़ी होने के बावजूद चाइना के अंदर बेरोज़गारी ज़ीरो है। बल्कि उल्टा प्रॉब्लम ये है, आज दुनिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ और मज़दूरों की कहीं पे मांग है तो पहले नंबर पे कनाडा है और दूसरे नंबर पे चाइना है। चाइना में इतनी आबादी होने के बावजूद भी उनके पास में उनको मज़दूरों की ज़रूरत है, उनको काम करने वाले लोगों की ज़रूरत है, एम्प्लॉयज़ का उनके यहाँ पे शॉर्टेज है, परेशान है वो लोग। अब जब एम्प्लॉयज़ नहीं है तो काम किससे चलाएंगे? तो उन्होंने ऐसी मशीनें ईजाद कर दी, अपना काम अपने हाथों से करो। आपने अपना पासपोर्ट स्कैन किया, अपना बोर्डिंग पास स्कैन किया, फिर वो ऑटोमेटिकली डोर ओपन हो गया। अब वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, हमको हमारा जो टर्मिनल है उसकी तरफ जाना है। उसकी तरफ जब जाएंगे, अब हमारा सिक्योरिटी चेक होगा। चूँकि आप ऑलरेडी मुंबई में आपका चेक हो चुका था, उसके बावजूद चूँकि आप चाइना के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, आप यहाँ पे दूसरी फ़्लाइट चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पर भी वो आपको अच्छी तरह से आपका सामान है, आपकी सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को जो है वो चेक करेंगे। चाइना मेरे मोहतरम दोस्तों इतना ज़्यादा सख्त है ये सारी चीज़ों के अंदर। हमारे यहाँ पर हाथों से जो है पूरे इंसान को चेक किया जाता है, चाइना में वैसा नहीं है। उन्होंने ऐसे ऐसे स्कैनर लगाए हुए हैं, पूरी बॉडी का वो एक्सरे करता है, पूरी बॉडी उसके अंदर चेक होके निकलती है। आपने अपने बॉडी के अंदर कोई चीज़ छुपा कर तो नहीं रखी है। और एक तरफ से इंसान दूसरी तरफ जब निकल जाता है, उसकी पूरी बॉडी स्कैन हो जाती है। सामान को, हर चीज़ को अच्छी तरह से सिक्योरिटी से गुजार के उसके बाद फिर वो आपको रवाना करते हैं। हमारे साथ में भी उन्होंने वैसा ही किया। लाइन लगी हुई है लंबी चौड़ी वहाँ पर, लेकिन हर फ़र्द को, यहाँ तक के मेरे आगे
एक छोटा सा मासूम बच्चा, उसकी दूध पीने की जो बोतल होती है, उन्होंने वो बोतल को भी निकाल के बाजू में रख दी है। वो लोग कहने भी लगे, अरे ये मासूम बच्चा है, वो दूध पीने की बोतल है। उन्होंने कहा कि ये भी हम लोग अलाउ नहीं करते, आपको ये सारी चीज़ें अपने लगेज के अंदर ले जाना चाहिए था, आप हैंड बैग के अंदर लेकर जाओगे, हम लोग इसकी परमिशन आपको नहीं देंगे। मैंने देखा मस्तूरात के पास में जो सामान होता है, परफ्यूम होता है, उनके मेकअप वगैरह की जो चीज़ें होती है, वो लोग वो भी उठा उठा के बाजू में डाल रहे थे। बोले हमारे यहाँ पे इसकी भी परमिशन नहीं है। अब मेरा जब नंबर आया, उन्होंने मेरा लैपटॉप निकाल कर हर चीज़ को अच्छी तरीके से स्कैन किया। मैं वो मशीन में से ऑलरेडी गुज़र चुका था, तो फिज़िकली उन्होंने मुझे चेक नहीं किया। मैं आगे बढ़ गया। फिर मेरा सामान आने के बाद मैं वो लेकर जब बाहर की तरफ रवाना हुआ, तो चूँकि मुझे वहाँ से अपनी जो फ़्लाइट है जो मुझे सियोल के लिए लेनी थी, वो किसी और गेट के ऊपर। अब अल्लाह रहम फरमाए, चाइना एक ग्लोबल कंट्री है, इतना बड़ा मुल्क, पूरी दुनिया आज चाइना की तरफ झुकी हुई है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाला कोई मिलने को तैयार नहीं। मैं पूछ रहा हूँ वहाँ पे जो गेट पे और जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, अरे भाई मैं सियोल जाना चाहता हूँ, मेरी फ़्लाइट मुझे कहाँ से मिलेंगी और ये गेट नंबर जो है वो किधर है। तो समझाना पड़ रहा है। एक साहब मिले जिनको चाइनीज़ आती थी और इंग्लिश भी आती थी, वो बेचारों ने जो है मेरा ट्रांसलेशन किए, तर्जुमा किए। उसके बाद फिर उनके समझ में आया कि मैं सियोल जाना चाहता हूं और उसकी फ़्लाइट मुझे कहां पर मिलेगी। फिर उन्होंने मेरी सही से रहबरी की है, तो मैं अपने गेट पे जाकर बैठा। लेकिन मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार यहाँ पे लैंग्वेज का इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे क्या है। अच्छा ये तो कुछ भी नहीं, अभी जो आगे मुझे तजुर्बा हुआ, हमारे गेट पे जब मैं जाके बैठा हुआ था, तो मैंने अपना सामान वगैरह वहाँ पे रखा, ज़रूरियात वगैरह से फ़ारिग हुआ। मेरी नमाज़ भी बाकी थी, अपनी नमाज़ मैंने अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद में फिर हमारी फ़्लाइट आ चुकी थी, लोग उसमें दाखिल होने लगे, मैं भी उसके अंदर जाके बैठ गया। अभी चूँकि मेरा चार्जर का मसला था, जैसा मैंने कल बताया कि मैं अपना चार्जर जो है अपने बड़े बैग के अंदर रख चुका था और छोटे बैग के अंदर मेरे पास में चार्जर नहीं, मोबाइल मेरा पूरी तरह से बंद हो चुका था। और मसला ये था कि सियोल में अगर मेरा मोबाइल चालू नहीं होगा तो फिर वहाँ पर जो मेरे इस्तकबाल के लिए हमारे रहबर जो पहुँचे हुए थे, मैं उनसे कैसे कांटेक्ट करूँगा कि मैं किस गेट से बाहर निकलूँ। इसलिए कि वहाँ पे भी कोई एक गेट नहीं है, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है वहाँ। तो मैंने पिछले साल भी देखा था कि मेट्रो ट्रेन चलती है खुद एयरपोर्ट के अंदर, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने और लाने के लिए। इतना बड़ा एयरपोर्ट वो बना हुआ है। मैंने कहा वहाँ अगर तकलीफ़ हो गई तो फिर तो और मसला होगा। अब फ़्लाइट में बैठने के बाद मैंने वहाँ पे जो खिदमत करने वाले होते हैं उनसे मैंने कहा भाई मुझे चार्जर चाहिए, चार्जर अगर आपके पास में एक आधा चार्जर होगा तो मेरा मोबाइल मुझे चार्जिंग के लिए लगाना है। अब वो बेचारों को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या चार्जर बोल रहा हूँ। उन्होंने एक मुतरजिम को लेकर आए साथ में, तो मैं उससे कहने लगा देखो मुझे एक आध चार्जर अगर तुम लोगों के पास है तो मुझे चाहिए था मेरा मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाने के लिए। अब मैं उसको बोल रहा हूँ, लेकिन अल्लाह रहम करे वो तर्जुमा करने वाला भी जो है वो नीम हकीम ख़तरे जान वाला मसला वो मुझे इशारतन बता रहा है चार्जिंग का पॉइंट वहाँ पे है। अरे मैंने कहा मुझे भी मालूम है भाई चार्जिंग का पॉइंट वहाँ पे है, लेकिन मेरे पास चार्जर ही नहीं है। इत्तेफाकन ऐसा मेरे बाजू की सीट पर एक नौजवान बैठे हुए थे, वो फ्रांस से थे और माशाल्लाह अंग्रेज़ी उनको समझती थी। उन्होंने मेरे से कहा नो सर, नो प्रॉब्लम, आई हैव चार्जर, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज़ माई चार्जर। उन्होंने जब कहा कि आप मेरा चार्जर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने फिर वो जो तर्जुमा करने वाला भी और जिससे दरख्वास्त की थी दोनों को रवाना किए। ठीक है भाई, अभी आपकी ज़रूरत नहीं, आपको हम बोल एक रहे हैं, आप लोग समझ एक रहे हो, अल्लाह तुम्हारे हाल पे रहम करे। एक इंटरनेशनल एयरलाइंस के स्टाफ का जब ये हाल है कि उनको एक वर्ड अंग्रेज़ी का बोलना नहीं आता और समझना नहीं आता, बस अल्लाह ही तुम्हारे हाल पे रहम करे। उसके बाद वो बाजू वाले भाई ने मुझे चार्जर दिए, माशाल्लाह मैंने अपना मोबाइल चार्जिंग के लिए लगाया और हमारी जो फ़्लाइट थी वो आगे के सफ़र के लिए रवाना हो गई। अब चूँकि मेरे मोहतरम दोस्तों बीजिंग से सियोल का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा नहीं है,
लेकिन चूँकि दरमियान में नॉर्थ कोरिया आता है, उसको क्रॉस करके फ़्लाइट डायरेक्ट जो है वो सियोल नहीं जा सकती, उसको थोड़ा सा लंबा राउंड लेकर येलो सी जो है वो पूरा क्रॉस करके वहाँ से फिर उसको इंचैन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर पहुँचना होता है। अल्लाह का करम, फ़ज़ल, एहसान, मैं वक्त मुकर्ररा पर अपनी मंजिल पे भी पहुँच गया। सियोल एयरपोर्ट के ऊपर जब मैं पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि मेडिकल कैंप लगा हुआ है। हर आने वाला जो मुसाफिर है सबसे पहले उसका हेल्थ चेकअप हो रहा है। एक फॉर्म दिया जा रहा है, उसके अंदर बाज़ाब्ता आपको ये लिखना है कि आपको सर में दर्द तो नहीं है, तबीयत तो नासाज नहीं है, बुखार तो नहीं है। यहाँ तक कि उसमें लिखा हुआ था पिछले 24 घंटों के अंदर अगर आपकी तबीयत में कुछ बिगाड़ पैदा हुआ था तो वो भी यहाँ पे लिखी है। मैंने तहकीकात किया, मैं बोला भाई ये सब काय के लिए? तो किसी ने बताया कि ये जो मुल्क है, यहाँ की गवर्नमेंट अपने सिटीज़न्स, अपने लोकल लोगों का इतना ख्याल रखती है, वो ये भी नहीं चाहते कि बाहर से आने वाला कोई इंसान अपने साथ कोई बीमारी लेकर आए और हमारे मुल्क में दाखिल हो। बोले अगर आपको कोई बीमारी है, कुछ प्रॉब्लम है, वो लोग बाज़ाब्ता मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं और उसके बाद आगे रवाना करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो उसको हॉस्पिटलाइज भी करते हैं। मैं सोचने मोहतरम दोस्तों, हमारे मुल्क के अंदर इंसान मर रहे हैं हॉस्पिटलों के अंदर। लोग नाशे ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, साइकिल पे बांधकर कांधे के ऊपर। क्यों? इंसानियत का कोई एहतराम ही नहीं है हमारे यहाँ पर। अल्लाह रहम करे। मैं आज सबक रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने आज ही एक न्यूज़ पढ़ा। हमारे मुल्क के एक इलाके में एक आम शहरी जो रोड के एक साइड में अपनी कार खड़ी करके रुका हुआ था, पुलिस वाले उसको नीचे उतारना चाहते थे, वो अपनी कार में से नहीं उतरा तो एक पुलिस वाले ने उसको गोली से उड़ा दिया। वो बेचारा कोई क्रिमिनल नहीं था, वो कोई बहुत बड़ा जो है गैंगस्टर नहीं था। पता चला कि किसी कंपनी का वो एरिया सेल्स मैनेजर था। वो सेल्स मैनेजर को उन्होंने इस तरीके से ख़त्म कर दिया जैसा कि कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल था, उसके भेजे में गोली घुसेड़ दी इन्होंने। अल्लाह रहम फरमाए। मतलब इंसानियत का कोई एहतराम ही नहीं। इंसान की जान वो कुत्तों से, सूअरों से, जानवरों से उनसे भी बदतर हो चुकी है। चूँकि उन मुल्कों में जानवरों का भी इतना ख्याल रखा जाता है, वो मैं आगे आपको सफ़रनामे में बताऊँगा। लेकिन अभी देखो आप अपने मुल्क के शहरियों का एहतराम कि हमारे मुल्क में नया आने वाला कोई बीमारी लेकर ना आए, उसका बाज़ाब्ता चेकअप हो रहा है एयरपोर्ट के ऊपर, उसको अच्छी तरह से जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में ही मुझे ज़्यादा वक्त लग गया। वो सब फारिग होने के बाद जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल तो मेरा चार्ज हो चुका था। दूसरी एक चीज़, कोरिया के अंदर वाईफाई फ्री है। कहीं पर भी आप अपना मोबाइल का वाईफाई ऑन कीजिए और उसको कनेक्ट कर दीजिए, आपको गवर्नमेंट का वाईफाई मिल जाएगा। एयरपोर्ट पे है तो एयरपोर्ट का वाईफाई मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपके लिए। और माशाल्लाह मेरे साथ में भी वैसा ही हुआ। फिर मैंने हमारे रहबर से कांटेक्ट किया, वो मेरा इंतज़ार ही कर रहे थे। उन्होंने कहा आप इतने इतने नंबर गेट से बाहर आइए। मैं जब बाहर पहुंचा तो माशाल्लाह वो मेरे इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। गाड़ी भी हमारा इंतज़ार कर रही थी। फ़ौरन एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही हम लोग अगले सफ़र के लिए रवाना हो गए। अब मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो हैरत होंगी। वो रहबर जो है मेरे शागिर्द भी होते हैं, वो ख़ुद एक मुल्क के सफ़र से वापस लौटे थे। मैं भी थक हार के 12 घंटे का सफ़र करके वहाँ पे पहुँचा था। उसके बावजूद हम लोग कार में सफ़र कर रहे हैं और वो अल्लाह के बंदे के जहन में बहुत सारे सवालात। उसने कहा कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो सवाल पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क एवरीथिंग, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। अब वो बेचारे ने मेरे से सवाल किया और मैं उसके सवाल का जवाब देने लगा। मैं सोचने लगा कि तलब जिसे कहते हैं, तड़प जिसे कहते हैं, इल्म के हासिल करने के लिए जो शौक़ और ज़ौक़ जिसे कहते हैं, वाकई में भी मेरे मोहतरम दोस्तों कोरिया ने जो तरक्की की है ना, वो खाली ऐसी बातें करके नहीं की। वहाँ के लोग जो है, लोग उनके अंदर जो हार्ड वर्किंग है, उनके अंदर जो सीखने का जज्बा है, जो शौक़, जो ज़ौक़,
वो काबिल तारीफ़ है, वो हक़ है उन लोगों को तरक्की का। इंशाअल्लाह इसके आगे का सफ़रनामा कल बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।